हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 34 है। ये टॉपिक नंबर 10 है। इसका ये पार्ट 5 है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि टॉपिक 10 में अपन स्टडी कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट भावार्थ या कह सकते हैं व्याख्या, जो क्लास 12 के लिए होने वाली है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपकी बुक है, आपकी क्लास 12 में 3 बुक है। इसमें से आरोह भाग 2 नाम की जो बुक है उसी से बस व्याख्या आएगी। बाद बाकी वितान भाग 2 और व्यक्ति माध्यम में से कोई व्याख्या आने वाली नहीं है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, आरोह भाग 2 जो बुक है इसको 2 भागों में बांटा गया है। आरोह भाग 2 जो बुक है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है काव्य खंड और एक है आपका गद्य खंड। ठीक है, तो देखिए एक काव्य खंड है, एक गद्य खंड है। काव्य खंड जो है इसमें से आते हैं पद्यांश। एक पद्यांश दिया जाएगा, उसकी आपको व्याख्या करने के लिए बोलेगा। और गद्य खंड में आपको मिलेगा गद्यांश। गद्य खंड में गद्यांश और पद्य खंड में पद्यांश। तो क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग विशेष सहित कीजिए। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, गद्य खंड में से दिया है वो गद्यांश है। ठीक है, और जब यहाँ पे पद्यांश लिखा दिखाई दे, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग विशेष सहित कीजिए, समझ जाना कि ये काव्य खंड से और पद्यांश है। कोई दिक्कत तो नहीं आती किसी बच्चे को। अब देखिएगा ध्यान से जैसा कि आप सभी को पता है कि आरोह भाग 2 जो है इसका जो काव्य खंड है इसमें मैंने कुल 13 व्याख्याएं आपको दी हैं और 1 बाय 1 इसका जो पार्ट 5 है इससे पहले के 4 पार्ट जो हैं उनमें मैंने करा दिया है आपको। जितने इंपोर्टेंट व्याख्याएं थी 12-13 वो सब मैंने आपको करा दी है। अब हम शुरू कर रहे हैं कौन सी, गद्य खंड। गद्य खंड की जो व्याख्या है उसका ये पहला पार्ट है। व्याख्याओं का ये 5वां है और गद्य खंड का ये पहला पार्ट है। समझ गए मेरी बात। अब देखिएगा इसमें आता है पहला पार्ट 1 का नाम है भक्तिन। इसका नाम है भक्तिन पाठ का और इसकी राइटर कौन है, महादेवी वर्मा है। साथ ही में आपको बता दूं इसमें कुल मिलाकर के 6 पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले अपन पहले पार्ट की पहली व्याख्या कर रहे हैं जो कि इस साल के लिए इंपोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग विशेष सहित कीजिए। यानी कि इसमें आपको 4 चीजों के बारे में बताना है, संदर्भ, प्रसंग, विशेष और व्याख्या। यहाँ पे 4 चीजें इनके बारे में आपको बताना है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी आपको बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। लास्ट तक मैं आपको गद्य खंड की व्याख्या इसी वीडियो में खत्म करने वाला हूँ। 6 पार्टों की कैसे होंगी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे पहले इस व्याख्या को समझिए क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार आपको क्वेश्चन आएगा और इसके नीचे एक अथवा में और आपको व्याख्या दी जाएगी। यानी कि एक तो है ही, एक इसके अथवा में और दी जाएगी। तो आप कैसे करेंगे, या थोड़ा सा आपको ये गद्यांश दिया हुआ है इसकी भावार्थ यानी व्याख्या आपको करनी है। तो एक व्याख्या नहीं करनी होती, साथ में कुछ और भी चीजें लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पहली व्याख्या है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने उत्तर क्रमांक 1। ठीक है, अगर बाई चांस इसका अथवा होता तो आप यहाँ पे अथवा लिख देते। ठीक है, संकेत में क्या लिखेंगे कि संकेत यहाँ से 2 शब्द लेंगे। ठीक है, और 2 शब्द लास्ट के लेंगे। ठीक है, तो ऐसे 2-3 शब्द आपको आगे पीछे से ले लेने हैं और यहाँ पे संकेत बना देना है। छोटा कद देखो लिखा है ना, यहाँ पे भी क्या है छोटा कद। यहाँ पे लिखा है कि संग से संग्रहित है, से संग्रहित है, इस प्रकार में लिख दिया। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। संदर्भ जैसे पद्यांश में लिख रहे थे ऐसे यहाँ पे बस अंतर कितना करना है आपको, वहां पे लिख रहे थे प्रस्तुत पद्यांश और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के भक्तिन नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका जो है वो कौन है, महादेवी वर्मा जी है। ठीक है, ये हो गया इसका। या आपको संदर्भ लिखना 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाता है। इसमें आपने क्या क्या बताना है, एक तो बुक का नाम बता दिया और बुक के कौन सा पाठ है, भक्तिन। देखो बुक का नाम आरोह भाग 2 है, पाठ भक्तिन का, इस पाठ का नाम क्या भक्तिन है और इसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए प्रसंग की बात करते हैं और भावार्थ या विशेष की बात करते हैं। इन तीनों के लिए आपको इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़े इसको थोड़ा देखिए। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक कसम में बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उसे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आदि पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 वर्ष से संग रहित है। इतना आपको पढ़ लेना है, थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ना, जल्दी जल्दी मैंने पढ़ दिया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए भक्तिन के बारे में बताया जा रहा है। छोटा कद है उसका, शरीर कैसा दुबला पतला है,
जो ओठों के कोने हैं, होठ जो है उनके होठों के जो कोने हैं उनमें क्या है, दृढ़ संकल्प है। आंखें उसकी छोटी हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे वो जब किसी कोई उनसे पूछता है लेखिका और भक्तिन के संबंध के बारे में कि तुम्हारा भक्तिन से लेखिका से क्या संबंध है, तो वो इस प्रकार से कुछ आंसर भी देती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ भक्तिन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए प्रसंग मैंने बना दिया। प्रस्तुत गद्यांश में, यहाँ गद्यांश लिखना याद रखना, ठीक है, पद्यांश वाले में पद्यांश लिखोगे आप। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने पूर्ण रूप से, देखो लेखिका ने पूर्ण रूप से देहातिन, भक्तिन कैसी थी, देहातिन थी और एक अपमानित थी परंतु स्वाभिमानी विधवा थी, ठीक है, भक्तिन का परिचय दिया है। सिंपल आप इतना भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने भक्तिन का परिचय दिया है, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने उसकी विशेषताएं लिख दी है कि वो कैसी थी, देहातिन थी, अपमानित थी, लेकिन स्वाभिमानी विधवा थी, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा नाम बड़ा कर दिया, उसका भक्तिन का परिचय दिया है। तो यही तो परिचय दिया है, कैसी थी भक्तिन, इसमें प्रसंग में ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब बात करते हैं भावार्थ, क्या कह सकते हैं, व्याख्या की। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका कहती है कि, अब थोड़ा समझने की बात है, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन, यानी भक्तिन शरीर कैसा है, छोटा है, और कद कैसा है, छोटा है, और शरीर कैसा, दुबला पतला है, और उसके पतले ओठों, ओठों का मतलब होठ से यहाँ पे, ठीक है, पतले होठ हैं उसके, लेकिन उसमें क्या है, पतले होठों पर दृढ़ संकल्प है, ठीक है। उसकी आंखें जो है छोटी हैं, एक विचित्र समझदारी है, उसकी आंखें छोटी भले ही हैं लेकिन उनमें क्या है, विचित्र समझदारी है। जिस दिन वो लेखिका के पास सबसे पहले आई थी, उपस्थिता हुई थी नौकरी तलाश में, नौकरी के लिए आई थी, आप सभी को मालूम होगा ना। इसकी स्टोरी मैंने आपको जब क्वेश्चन आंसर कराए हैं भक्तिन वाले, उसमें मैंने आपको बताई है ना। तो देखिए बाद बाकी यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस प्रश्न को पूछता है, कोई अजनबी आपसे उससे पूछ लेता है कि आपका रिश्ता इससे क्या है, महादेवी वर्मा जी से, तब वो पलकों को आधी पुतलियों तक गिरा लेती है और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठा लेती है। थोड़ा सा देखना, ऐसे पलकें थोड़ी गिरा ली ऐसे नीचे और ठुड्डी को ऊपर उठा लेती है, ऐसे ऐसे करके वो आंसर देती है, ठीक है। उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है कि तुम पचे का बताई, ये 50 वर्ष से संग रहे थे, तुम्हें हम क्या बताएं, है ना, ये तो हमारे साथ 50 वर्ष से रह रही है, या हम लेखिका के साथ कितने वर्ष से रह रहे हैं, 50 वर्ष से रहते हैं। समझ गए मेरी बात। तो इतना आपने पढ़ लिया है, इसको ऐसे मन से आपको पढ़ लेना है। अब देखिए इसको अपने यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे अपनी भाषा में। देखिए कुछ नहीं है जो उसमें लिखा है, छोटे कद दुबले शरीर वाली भक्तिन। तो देखो भक्तिन का कद छोटा है, लेखिका कहती है कि भक्तिन का कद कैसा है, छोटा है, और शरीर कैसा है, दुबला पतला था। उसके पतले होठों में, देखो पतले होठों के कोनों में, पतले होठों में क्या था, दृढ़ संकल्प था, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन, यानी कि भक्तिन का कद छोटा और शरीर दुबला पतला था, ठीक है। अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, यानी कि देखिए, तथा उसके जो पतले, उसके होठ कैसे हैं, उसके पतले होठों में दृढ़ संकल्प था, ठीक है, और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी। तो देखिए उसकी छोटी आंखों में विचित्र समझदारी थी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, कुछ नहीं अलग से लिख रहा मैं, ठीक है। जिस दिन पहले पहले वो मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे जब वो पहली बार लेखिका के पास नौकरी की तलाश में आई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है, यानी कि तब से अब तक एक युग, यानी कि 25 वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे। एक युग का मतलब क्या है, 25 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, ठीक है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तो वो कह रही है कि जब कोई जिज्ञासु, कोई अजनबी लेखिका और भक्तिन के संबंध के बारे में जानना चाहता है, तब भक्तिन क्या करती है, देखो तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। इसका मतलब क्या है, तब भक्तिन नीची आंखें करके और बड़े सोच विचार में विश्वास के साथ बताती है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है, कि तुम्हें क्या, देखो तुम पचे का बताई, मतलब तुम्हें क्या बताएं, ठीक है, तुम्हें क्या बताएं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। तुम्हें क्या बताएं, यही 50 वर्ष से संग रहित है, हम 50 वर्षों से एक साथ रहते हैं। तो देखिए इसको मैंने कुछ नहीं किया अलग से, बस इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया थोड़ा सा अपनी भाषा में, यानी कुछ शब्द मैंने क्या किए, छोटे छोटे करके इनको जोड़ दिया, ठीक है। तो आपको भी विस्तार से लिखना है, हालांकि ऐसा नहीं कि आप छोटा कर दें बिल्कुल इसको, लेकिन ये सारी बातें इसमें हो जानी चाहिए, बस इतना बात दिमाग में रखना है। बाद बाकी कुछ भी इसमें नया करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा शब्द इसमें नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो। गद्यांश में यही सबसे आसान चीज है, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि गद्यांश में कोई चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो। जब आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है
एक बार में समझ में ना आए तो उसको 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, लेकिन समझ में आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, विशेष की बात करें, विशेष माने इसकी शोभा कौन बढ़ा रहा है, इसमें क्या चीज खास लगी आपको, तो लेखिका और भक्तन के मधुर संबंध का परिचय दिया गया है। इस लेखिका और जो भक्तन का परिचय, जो संबंध था उसका परिचय, विशेष मधुर संबंध का परिचय दिया गया, अच्छा संबंध का परिचय दिया गया है। और दूसरी बात आपको देख के लग रहा है इसमें खड़ी बोली का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। आपको समझ में आ गया, ये बहुत आसान गद्यांश है। ऐसे ही गद्यांश गद्य खंड से आते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले पार्ट में एक तो ये इंपोर्टेंट हो गया, अभी इसमें 2 और इंपोर्टेंट हैं, 1 या 2 और इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, पार्ट 2 में भी ऐसी 2-3 इंपोर्टेंट हैं, पार्ट 4 में ऐसे, पार्ट 5 में, पार्ट 6 में, इस प्रकार 6 पार्ट है कुल मिलाकर के। इन 6 पार्टों से कुल मिलाकर के 10 से 12 दो हर चैप्टर से मैं लगभग आपको दे दूंगा इंपोर्टेंट के रूप में। साथ ही मैं आपको बता दूं, अब देखिए इस पे वीडियो बनाना मुझे तो अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने को है नहीं, मैं क्या समझाऊंगा वीडियो में, आप लोग भी क्या देखेंगे वीडियो में। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैंने जो भी गद्य खंड में जो 6 पार्ट है, यहाँ पे 1 पार्ट लिखा है, ऐसे 6 पार्ट क्रम से आएंगे। 6 पार्टों में से जो मोस्ट व्याख्याएं हैं, यानी मोस्ट गद्यांश के जो भावार्थ आपसे पूछेगा पेपर में, उनको मैं PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप क्या करना, ये आपको ऐसे सेम टू सेम लिखा मिलेगा जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसको आप क्या करना, 2-3 बार रीड कर लेना बस अच्छे से। प्रत्येक गद्यांश को 2-3 बार रीड करके जाना, पढ़ के जाना अच्छे से। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके यहाँ से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने अंक पक्के हो जाएंगे? 4 अंक। इसमें कुछ भी समझाने को नहीं है और ना समझाया जाता है। ठीक है, समझ में इतनी बात आ गई। अपन इसकी 4-5 वीडियो बनाए, उससे अच्छा तो अपन कुछ और की बना लेंगे, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। एग्जाम टाइम नजदीक है। ठीक है बेटा, आप सिर्फ इनको पढ़ के जाएं, देखो पढ़ के जाएंगे तब भी आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस मैं यहाँ से आगे इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, गद्य खंड में इसी वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, यही इंपोर्टेंट बात थी, है ना। ये बस मैं इसी वीडियो में गद्य खंड को खत्म करके PDF बना के ना आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक समझा दिया है, इसके आगे की जो भी है वो PDF में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम ऐप पे जाकर के मेरा नाम सर्च करना, JB Academy 01 की नाम सर्च करोगे, आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा। वहां पर ज्वाइन बटन होगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे और आपको इसकी PDF भी वहां पर कल के आज के बाद में कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, बना के मैं कल रेडी कर दूंगा, कल इसको PDF को पूरी को डाल दूंगा। समझ में आ गया था ना बेटा? कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में डाउट करना। अगर आप लोग ये कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसकी वीडियो फिर से आपको बाद में बना के दे दूंगा। ठीक है, जो भी है आप कंडीशन मुझे बताना, तब मैं आप उस पर एक्शन लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट। अब अपने कवि परिचय रह जाते हैं और लेखक परिचय रह जाते हैं, उनकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो कवि परिचय के ऊपर आएगी। ठीक है, बहुत ट्रिक के साथ समझाऊंगा, बहुत गजब ट्रिक दूंगा मैं आपको कवि परिचय की। एक ट्रिक से ही सारे कवि परिचय हो जाएंगे और एक ट्रिक से ही सारे लेखक परिचय हो जाएंगे। दोनों वीडियो में 2 ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। दोनों ट्रिक से आपको वहां से 3-3, 4-4 नंबर यानी कि 6-7-8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जब तक के लिए आपके आज जब तक आप इसको थोड़ा रीड कर लें और ना जो PDF है उनको पढ़ लें। ठीक है, रिवीजन भी कर लें अपना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका एक बार, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे।